हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। मैं प्रिंस कुमार करंट अफेयर्स के प्रिंस कुमार श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के यूट्यूब चैनल अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई 3094 और SCS वीडियो पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हम लोग समीक्षा अधिकारी और PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की श्रृंखला शुरू किए हुए हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के करंट अफेयर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसमें 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। शुरू करते देखते हैं क्या कुछ है खास आज के करंट अफेयर्स में। ज़्यादा देर न करते हुए इस मोटिवेशन के साथ, जो व्यक्ति नींद और निंदा पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो व्यक्ति नींद और निंदा पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने नींद से विजय प्राप्त करनी होगी, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की तिथियों की घोषणा की जा चुकी है। तो नींद से विजय प्राप्त करनी होगी और साथ ही निंदा से भी बचना होगा। निंदा और नींद से विजय प्राप्त करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे। सफल होने के लिए जरूरी है कि हम नींद और निंदा दोनों पर विजय प्राप्त करें। तो इस मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। क्या कुछ खास देख लेते हैं एक बार सफल निगाह से क्या कुछ खास है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लास चिलिमा का निधन ट्रेन दुर्घटना में हो गया? हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी गई? ठीक है। फिर मिक्स मार्शल आर्ट MMA में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? तमिलनाडु के किस संत की प्रतिमा ब्रिटेन से वापस लाई जा रही है? ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन है? रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री न्यू होम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गैलेफू विशेष प्रशासन क्षेत्र का संबंध किस देश से है? तो जी हाँ दोस्तों, देखते हैं, शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स को। क्या कुछ खास है, इनके प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं, हल करते हैं। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और इससे संबंधित जो भी तथ्य बताए जाएंगे वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए अपने कॉपी और पेन को उठा लीजिएगा और कॉपी पेन के साथ नोट करते जाइएगा। जितनी भी चीजें बोली जाएंगी बहुत ही तथ्यपूर्ण ढंग से बोली जाएंगी, पूरी तरह से तार्किक ढंग से बोली जाएंगी। यानी तथ्यों का समावेश जो हमारे प्रारंभिक परीक्षा के लिए होना चाहिए, हमारे पास तथ्य होने चाहिए जिससे कि हम अपने प्रारंभिक परीक्षा की कोड को डिकोड कर पाएं। और उन्हीं कोड को डिकोड करने के लिए हमने जो करंट अफेयर्स शुरू किया है, तथ्यों के साथ में आपको बहुत सारी चीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। देखते हैं क्या कुछ खास आज के प्रश्नों के उत्तर में। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। जैसा कि आपको पता ही है, बाल श्रम पूरे विश्व में एक गंभीर समस्या बना हुआ है। बाल श्रम चाहे भारत में हो चाहे विश्व के स्तर पर हो, सभी देशों में सभी स्तरों पर बाल श्रम देखा जा रहा है। और बाल श्रम से एक आंकड़े जो बता रहे हैं कि विश्व वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें भी बताया जा रहा है कि करोड़ों बच्चे जो है बाल श्रम में और अकेले जा रहे हैं और प्रतिदिन बाल श्रम कराया जा रहा है। और ऐसा आप लोग भी देखते होंगे कि ढाबों पर, होटलों में और अन्य जगहों पे आप जब जाते होंगे तो छोटे छोटे बच्चे आपके सामने काम करते हुए दिख जाते हैं। और ऐसा आप सड़कों पर या कहीं पर भी आप देख सकते हैं। तो बाल श्रम कोई आज की समस्या नहीं है। इसे रोकथाम के लिए 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा बाल श्रम निषेध दिवस को मनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया। 2002 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2002 से एक प्रस्ताव रखा गया था। 2002 से मनाया जाना शुरू हुआ। यूनाइटेड नेशन ने 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाने की घोषणा की थी। कब की थी? 12 जून 2002 से ये मनाया जाना शुरू हुआ। 2002 से, ठीक है, 2002 से मनाया जा रहा है, 2002 से, ठीक है। तो बाल श्रम निषेध दिवस 2024 की थीम क्या है? बाल श्रम निषेध दिवस 2024 की थीम क्या है? तो थीम क्या है? थीम क्या है? आइए अपनी प्रतिबद्धता पर कार्य करें। आइए अपनी प्रतिबद्धता पर कार्य करें। ठीक है, थीम क्या है? आइए अपनी प्रतिबद्धता पर कार्य करें। थीम क्या है? आइए अपनी प्रतिबद्धता पर कार्य करें। बाल श्रम समाप्त करें। आइए अपनी प्रतिबद्धता पर कार्य करें, बाल श्रम समाप्त करें। आइए अपनी प्रतिबद्धता पर कार्य करें, बाल श्रम समाप्त करें। थीम क्या है? आइए अपनी प्रतिबद्धता पर कार्य करें, बाल श्रम समाप्त करें। जी हाँ दोस्तों, बाल श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से हर वर्ष क्या किया जा रहा है? बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम भी रखी गई है
कि आइए अपनी प्रतिबद्धता पर कार्य करें, बाल श्रम समाप्त करें, बाल श्रम समाप्त करें। चलिए दोस्तों, बाल श्रम से संबंधित और हम अपने महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में जब भारत का संविधान शामिल किया गया था, भारतीय संविधान में आर्टिकल 24 जो है बच्चों के कार्य से निषेध रखा गया। बच्चों को कार्यवाही बहुत सारे कार्यों से दूर रखने का लिए बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए शुरू किया गया था। क्या लगाया गया था? आर्टिकल 24 को बनाया गया था, शामिल किया गया। आर्टिकल 24 में क्या है? बाल श्रम की रोकथाम के लिए प्रावधान किए गए हैं, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कुछ खतरनाक कार्यों में संलग्न करने से उद्योगों को रोकते हैं। खतरनाक कार्यों में संलग्न करने से क्या करते हैं? रोकते हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं अपने घर के कार्य में कार्य कर सकते हैं, लेकिन उन्हें औद्योगिक स्तर पर कार्य करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। जैसा कि आप जानते हैं, माचिस फैक्ट्रियों में और फुटबॉल के उद्योग में, या फिर जो गेंद होती है, क्रिकेट की गेंद होती है, जो उसकी सिलाई की जाती है, उसमें बाल श्रम बड़े पैमाने पर करा जाता है। तो माचिस उद्योग शिवकाशी में सबसे बड़ा बाल श्रम का जो देखा जाता है कि शिवकाशी तमिलनाडु का जो शिवकाशी क्षेत्र है माचिस का, वहाँ पे बाल श्रम बड़े पैमाने पर देखा जाता है। सिर्फ फुटबॉल की जो सिलाई होती है, फुटबॉल के जो फुटबॉल बनता है, फुटबॉल का जो बाहरी आवरण होता है, उसके ऊपर जो सिलाई की जाती है वो भी बच्चों के हाथ से की जाती है। ठीक है, तो खतरनाक जो कार्य है उस पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य से रोक लगाया गया। 14 से 18 वर्ष के बच्चों को कुछ खास परिस्थितियों में कार्य करने की अनुमति दी गई है उद्योगों में, कुछ खास परिस्थितियों में कार्य करने की अनुमति दी गई है उद्योगों में। इसके अलावा आर्टिकल 21A में जो बच्चों की शिक्षा के संबंधी जो प्रावधान किया गया है, बच्चों के शिक्षा का अधिकार से संबंधित जो प्रावधान किया गया, वो भी बाल श्रम को रोकथाम करते हुए बच्चों को शिक्षा की तरफ अग्रसर करने के लिए रखा गया है, जो कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किससे जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके अलावा और कौन सा अनुच्छेद है जो कि हमारे किस पे कार्य करता है, रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 39 भी, आर्टिकल 39 भी बाल श्रम को रोकथाम लगाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 39 भी बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2002 का एक प्रस्ताव है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, उसके द्वारा और यूनाइटेड नेशन के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उन प्रयासों में बहुत सारे प्रयास हैं, किंतु भारत में इन संवैधानिक प्रावधानों के अलावा कुछ वैधानिक प्रावधान भी हैं। वैधानिक प्रावधान जो हैं, उन वैधानिक प्रावधानों को हम देखते हैं। 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम, शामिल किया गया। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में लाया गया। और ये किस समिति की सिफारिश पे आया था? तो 1979 में एक समिति बनी थी, गुरुपाद स्वामी समिति। कौन सी समिति बनाई गई थी? गुरुपाद स्वामी समिति बनाई गई थी। कौन सी समिति बनाई गई थी? गुरुपाद स्वामी समिति बनाई गई थी। गुरुपाद स्वामी समिति की सिफारिशों पर ही 1979 में जो गुरुपाद स्वामी समिति की बनाई गई थी, इसी सिफारिशों के आधार पर 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम लाया गया। क्या लाया गया? बाल श्रम निषेध अधिनियम लाया गया। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में लाया गया। इसके 30 वर्षों बाद 2016 में फिर से इसमें संशोधन किया गया और कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, जिसमें 0 से 14 वर्ष यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कार्य में संलग्न करने से रोक दिया गया था। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कार्य में संलग्न करने से रोक दिया गया था। किंतु 14 से 18 वर्ष के बच्चों को, 14 से 18 वर्ष के बच्चों को, 14 से 18 वर्ष के बच्चों को कुछ खास परिस्थितियों में अनुसूचित कार्यों को, जो अनुसूचित कार्य हैं, जो उस अनुसूची में दिए गए, उस अनुच्छेद में दिए गए हैं, उस अधिनियम में दिए गए हैं, उनको छोड़ते हुए
कुछ विशेष प्रावधानों के तहत, विशेष सुविधाओं के तहत बच्चों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। बच्चों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। कुछ खास सुविधाओं के तहत कुछ अनुसूचित उद्योग दिए गए हैं कि उसमें नहीं लगाया जा सकता, जैसे पटाखा फैक्ट्री में नहीं लगाया जा सकता है, जैसे माइनिंग के कार्य में नहीं लगाया जा सकता है, जैसे केमिकल फैक्ट्री में नहीं लगाया जा सकता है, जैसे जहां पर भी ऐसी गतिविधियां हो रही है जिससे कि मानव जीवन पर दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, मानव जीवन संकट में पड़ सकता है, उस बच्चे के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है, ऐसी गतिविधियों पर क्या किया गया है, रोक लगा दी गई है। ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाते हुए कुछ खास परिस्थितियों में 14 से 18 वर्ष के बच्चों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, हमने बाल श्रम से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उनको देख लिया। इन तथ्यों को जरूर नोट करिएगा अपनी कॉपी में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लास चिलिमा का निधन प्लेन दुर्घटना में हो गया है? हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लास चिलिमा का निधन प्लेन दुर्घटना में हो गया है? जी हाँ दोस्तों, ये मलावी के हैं। कहाँ के हैं? मलावी अफ्रीकी देश है। कहाँ का देश है? अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी है लिलांगवे। मलावी की राजधानी क्या है? लिलांगवे। मलावी की राजधानी क्या है? लिलांगवे। मलावी की राजधानी क्या है? लिलांगवे है। मलावी की राजधानी क्या है? लिलांगवे में क्या किया गया? मलावी की राजधानी लिलांगवे है। मलावी के उपराष्ट्रपति हैं साउलोस क्लास चिलिमा, जिनका निधन प्लेन दुर्घटना में हो गया है। जैसा कि दोस्तों हमने अभी आपको परसों बताया था, परसों या नरसों वाले वीडियो में बताया गया था, जिसमें कि आपको क्या बताया गया था कि चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पहले जो विदेशी थे, पहले जो नागरिक हैं, कौन थे? विलियम एस एंडर्स। ठीक है, विलियम्स एंडर्स जो थे, जिन्होंने अर्थराइज नामक फोटोशूट किया था। अर्थराइज फोटोशूट करने वाले विलियम एंडर्स का भी प्लेन दुर्घटना में निधन हो गया था अमेरिका में। विलियम एंडर्स का भी निधन हो गया था प्लेन दुर्घटना में, जो कि किसकी? अर्थराइज यानी चंद्रमा की सतह पे अर्थराइज की क्या किए थे? फोटोशूट किए थे। अर्थराइज की फोटोशूट करने वाले भी थे, उनका भी निधन हो गया था। निधन हो गया था प्लेन दुर्घटना में ही। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि मलावी के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लास चिलिमा का निधन क्या हुआ? निधन हो गया। मलावी की राजधानी, जिसकी राजधानी क्या है? लिलांगवे। मलावी की जिसकी राजधानी क्या है? लिलांगवे है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी गई? जी हाँ दोस्तों, हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई भारत को। किसको सौंपी गई? भारत को। किसे सौंपी गई? भारत को सौंपी गई। तो 2025 की जो जूनियर मेंस वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा? भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में होगा। आपको पता ही है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और हॉकी में अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2021 में, 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था 2021 में हुआ था, वहां पर भारत ने क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत था। तो हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ होगा 2025? भारत में होगा। भारत की मेजबानी में होगा। और ये जो भारत की मेजबानी सौंपी गई, इसके लिए FIH फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की जो बैठक हुई है स्विट्जरलैंड में हुई है। कहाँ हुई है? स्विट्जरलैंड में हुई है। स्विट्जरलैंड में हुई है। कहाँ हुई है? स्विट्जरलैंड में हुई है। स्विट्जरलैंड में जो बैठक हुई है, इस स्विट्जरलैंड की बैठक में ही निर्णय लिया गया कि हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी जाए? भारत को सौंपी जाए। किसे सौंपी जाए? भारत को सौंपी जाए। और 2025 का जो हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप होगा वो भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में। स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी आपको पता है बर्न है। स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी क्या है? बर्न है। स्विट्जरलैंड में ही जिनेवा। स्विट्जरलैंड में क्या है? जिनेवा में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय भी है। स्विट्जरलैंड में ही दावोस। स्विट्जरलैंड में क्या है? दावोस, जहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हर वर्ष जनवरी में होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक तो होती है हर वर्ष जनवरी माह में होती है। सबसे ठंडा स्थान है, ठंडी के महीने में भी, और वहाँ पे ठंडे माइनस टेम्परेचर पे ये बैठक होती है दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदस्य देशों की। बैठक दावोस में होती है। और जिनेवा में तो आपको पता ही है बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। जी हाँ दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है।
1 वर्ष होता है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मिक्स मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? मिक्स मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? जी हाँ दोस्तों, वो है संग्राम सिंह। कौन है? संग्राम सिंह। कौन है? संग्राम सिंह है। कौन है? संग्राम सिंह है। मिक्स मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? संग्राम सिंह है। मिक्स मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? संग्राम सिंह है। ये इससे पहले पूजा तोमर, कल की वीडियो में आपको बताया था, पूजा तोमर पहली भारतीय है, ठीक है, मिक्स मार्शल आर्ट में शामिल होने वाली। जैसे हम बताया था यूएफसी चैंपियन की विजेता भी है, यूएफसी चैंपियन की विजेता भी है, अल्टीमेट चैंपियनशिप का यूएफसी चैंपियनशिप में पूजा तोमर ने रियानो डास, जो ब्राजील की थी, उनको हराया था। रियानो डास इसको ब्राजील की थी, उनको हराया था। तो मिक्स मार्शल आर्ट में शामिल होने में पहली भारतीय अगर पूछेगा तो पहली भारतीय पूजा तोमर है। पहली भारतीय कौन है? पूजा तोमर है। किंतु अगर पूछेगा तो पहले भारतीय पुरुष कौन है? भारतीय पुरुष कौन है? संग्राम सिंह। पहले भारतीय पुरुष कौन है? संग्राम सिंह है। पहले भारतीय पुरुष कौन है? संग्राम सिंह है। याद रखिएगा, मिक्स मार्शल आर्ट में श्रेणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? संग्राम सिंह है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली जो भारतीय है, पहले भारतीय कौन है? पूजा तोमर है। पहली भारतीय कौन है? पूजा तोमर है। पूजा तोमर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? तमिलनाडु के किस संत की प्रतिमा ब्रिटेन से वापस लाई जा रही है? तमिलनाडु के किस संत की प्रतिमा ब्रिटेन से वापस लाई जा रही है? तो तमिलनाडु के किस संत की प्रतिमा ब्रिटेन से वापस लाई जा रही है? तिरुमकई। कौन है? तिरुमकई। ठीक है, तिरुमंकई अलवर की प्रतिमा ब्रिटेन से वापस लाई जा रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ समझौता हुआ है। भारत सरकार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है कि तमिलनाडु के इस संत जो तिरुमंकई थे, मकई अलवर, इनकी जो प्रतिमा है भारत वापस लाई जाएगी। 16वीं शताब्दी में चोरी हो गई थी एक मंदिर से। 16वीं शताब्दी में मंदिर से चोरी हो गई थी। मंदिर से चोरी होने के बाद ये ब्रिटेन में रखी गई थी और ब्रिटेन से फिर से भारत वापस लाई जा रही है। ये तमिलनाडु के संत हैं। कहाँ के संत हैं? तमिलनाडु के संत हैं। ब्रिटेन जिसकी राजधानी है लंदन। ब्रिटेन जिसकी राजधानी क्या है? लंदन। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। और साथ में ही ब्रिटेन जिसके प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। ब्रिटेन जिसके प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। ब्रिटेन में ही क्या है? ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में जो आते हैं यूनाइटेड किंगडम, फिर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम जो आता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और फिर उत्तरी आयरलैंड। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, तो हम देख लेते हैं पहले इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड, फिर वेल्स, फिर स्कॉटलैंड, फिर उत्तरी आयरलैंड, जी हाँ दोस्तों, इसको एक बहुत अच्छे ढंग से आप लोग समझ लीजिएगा। इंग्लैंड जब क्रिकेट का होता है या कोई खेल होता है, खेल के रूप में जो नेतृत्व करता है, तो खेल में जब नेतृत्व करने की बात आती है तो इंग्लैंड करता है। कौन करता है? इंग्लैंड करता है। वेल्स अपना करता है, स्कॉटलैंड अपना करता है, उत्तरी आयरलैंड अपना करता है। ठीक है, तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आपको पता ही है इंग्लैंड भारत इसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिकेट श्रृंखला मानी जाती है। भारत और इंग्लैंड के बीच भी ट्रॉफी होती रहती है और अभी पे जो वर्ल्ड कप हो रहा है तो वहाँ पे हो ही रहा है। ठीक है, तो इंग्लैंड खेल के रूप में जब प्रतिबंध करना होता है तो होता है, लेकिन जब ब्रिटेन की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है? ब्रिटेन। किसकी बात की जाती है? ब्रिटेन की बात की जाती है। ब्रिटेन की जब बात की जाती है तो इसमें 3 शामिल होते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। कौन कौन शामिल किए जाते हैं? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। कौन कौन शामिल किए जाएंगे? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों शामिल किए जाते हैं ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कौन कौन शामिल किया जाता है? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। याद रखिएगा, कोड भी अगर समझना हो तो ब्रिटेन, 3 है, 3 वर्ड है, तो 3 इसमें शामिल है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ठीक है, जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यूनाइटेड किंगडम यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, तब इसमें उत्तरी आयरलैंड भी शामिल हो जाता है। तब इसमें क्या होता है? उत्तरी आयरलैंड भी शामिल हो जाता है। यानी उत्तरी आयरलैंड जब शामिल हो जाएगा तो यूनाइटेड किंगडम बनेगा। जब 3 रहेंगे, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, तो बनेगा ब्रिटेन।
और इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड अलग अलग है तो खेल के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे। और जब यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था में प्रतिनिधित्व की बात आती है तो यूनाइटेड किंगडम प्रतिनिधित्व करता है। कौन प्रतिनिधित्व करता है? यूनाइटेड किंगडम प्रतिनिधित्व करता है, यानी यूके के प्रतिनिधि होते हैं, ना कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड या उत्तरी आयरलैंड के प्रतिनिधि होते हैं। यूके के प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधि होते हैं, ना कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आज इस प्रश्न को आप जरूर नोट करिएगा कि इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड की जो आपके जो डाउट रहे होंगे आपके जरूर क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। देखते हैं अगला वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कौन ले रहे हैं? ठीक है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कौन ले रहे हैं? ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। मोहन चरण मांझी। कौन ले रहा है शपथ? मोहन चरण मांझी। कौन शपथ ले रहा है? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी ये बीजेपी के हैं। किसके हैं? बीजेपी के बीजेपी से विधायक चुने गए मोहन चरण मांझी। ठीक है, और यहाँ पर दो और लोगों को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जा रही है। तो उप मुख्यमंत्री कौन कौन बन रहे हैं? उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं केवी। उप मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? केवी सिंहदेव। केवी सिंहदेव कौन बन रहा है? केवी सिंहदेव। कौन बन रहा है? केवी सिंहदेव। और बन रही है प्रभाती परिदा। प्रभाती परिदा। प्रभाती परिदा। प्रभाती परिदा। जी हाँ दोस्तों, मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे केवी सिंहदेव। कौन शपथ लेगा? केवी सिंहदेव लेंगे और प्रभाती परिदा लेंगे शपथ। कौन लेगा? केवी सिंहदेव और प्रभाती परिदा शपथ लेंगे। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रभाती परिदा शपथ लेंगे। फिर अगला है आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं? आंध्र प्रदेश में नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। कौन बन रहा है? चंद्रबाबू नायडू। कौन बन रहा है? चंद्रबाबू नायडू बन रहा है। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा से संबंधित कुछ और प्रश्नों को हम देख लेते हैं। ओडिशा में कुल विधानसभा सीट कितनी थी? ओडिशा में कुल विधानसभा सीट कितनी थी? 147 थी। कितनी थी? 147। 147 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने कुल 78 सीटें जीती। कितनी सीटें जीती? 78 सीटें जीती। जो ओडिशा है पहले ये उड़ीसा के नाम से था। किस नाम से था? उड़ीसा के नाम से। अब ओडिशा हो गया है ओडिशा। ओडिशा ये 96वां संविधान संशोधन 96वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में इसका नाम उड़ीसा से ओडिशा कर दिया गया। उड़ीसा से ओडिशा कर दिया गया। याद रखिएगा, उड़ीसा से ओडिशा। उड़ीसा से क्या कर दिया गया? ओडिशा कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 96वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या कर दिया गया? 96वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। 96वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा क्या किया गया? उड़ीसा को ओडिशा बना दिया गया, ओडिशा नाम दिया गया। और यहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या 147। बीजेपी ने सीट जीती 178। बीजेपी ने सीट जीती कितनी? 178। और आंध्र प्रदेश के बारे में तथ्य देखते हैं तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश 1953 में गठित हुआ था। पुट्टी श्रीरामल्लू के निधन के बाद 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए धर कमेटी बनी थी। उसने नकार दिया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। फिर JVP जवाहर वल्लभ और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कमेटी बनी। इसने भी प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। इन्होंने भी मना कर दिया, यानी धर कमेटी, JVP कमेटी, दोनों कमेटियों ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जो राज्यों के द्वारा की जा रही थी उसे रोक दिया, उसका विरोध किया, उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। किंतु 1953 में आंध्र प्रदेश में अलग तेलुगु भाषी राज्य को लेके नए राज्य के गठन के लिए पुट्टी श्रीरामल्लू के द्वारा आमरण अनशन किया गया और उस आमरण अनशन के बाद उनका निधन हो गया। उस निधन के बाद आनंद फानन में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर किया गया। उसके बाद फजल अली की अध्यक्षता में, जिसमें हृदयनाथ कुंजरू और KM मुंशी दो अन्य सदस्य थे, फजल अली की अध्यक्षता में 1955 में कमेटी बनाई जाती है। 1953 में कमेटी बनाई जाती है जिसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। 1955 में रिपोर्ट के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब लाया गया तो उसमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जबकि जो फजल अली कमेटी बनी थी, फजल अली कमेटी ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठन करने की सिफारिश की थी।
यानी याद रखिएगा दोस्तों, फजल अली कमेटी जो भाषाई आधार के राज्यों को पुनर्गठन के लिए बनाई गई थी, उसने जो सिफारिश की थी उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को गठन करने की सिफारिश की थी। किंतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब 1956 में आया तो उसमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और 3 केंद्र शासित प्रदेश के बाद जब फिर से राज्यों का पुनर्गठन किया जाता रहा 1960 में, 1966 में, 1963, 1966, 1972, 1975, 1987 ना, तो ये क्रम से जो बना है हमने आपको कोड बताया है। गुना हरि मत्री में सिमिया गोच हो जाते, ठीक है, गुना हरि मत्री में सिमिया गोच हो जाते, ठीक है, गुना हरि मत्री में सिमिया गोच हो जाते। आपको एक वीडियो में उपलब्ध कराया गया है, इसका कोड जरूर याद रखिएगा, ये वीडियो जरूर देखिएगा उस कोड को। और हमने उड़ीसा को देखा, आंध्र प्रदेश के बारे में बताया कि 1953 में इसका गठन होता है। आंध्र प्रदेश में कुल विधानसभा सीट है 175। आंध्र प्रदेश में कुल विधानसभा सीट कितनी है? 175 है। 175 में से टीडीपी ने कुल कितनी सीट जीती? टीडीपी ने कुल जीती 135। टीडीपी ने कितनी सीट जीती? 135 जीती। और इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे जगनमोहन रेड्डी पूरी तरह से चुनाव में पराजित हो जाते हैं और इनकी जो सीट संख्या है वो 11 रहती है। सीट संख्या क्या रहती है? 11 रहती है। जबकि इसके पहले चुनाव में 153 सीट जीत के आए थे। 153 सीट 2019 का जो चुनाव हुआ था, 153 सीट जीत के जगनमोहन रेड्डी ने एक रिकॉर्ड बनाया था और आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने थे। किंतु फिर से एक परिस्थितियां बदले और चंद्रबाबू नायडू फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू 135 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और ये आंध्र प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं उसको सुलझाने के लिए, जैसे आंध्र प्रदेश में राजधानी को लेकर विवाद है कि आंध्र प्रदेश में राजधानी को अमरावती, कुर्नूल और विशाखापत्तनम, 3 राज्य, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश जो 3 राजधानियों के लेके चल रहा है, ठीक है, उसको लेके भी इनका स्टेटमेंट है कि मैं अमरावती को ही राजधानी बनाऊंगा। अमरावती को देखते हैं अब नई राजधानी आंध्र प्रदेश में क्या बनेगी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम राज्य से संबंधित, राज्यों के मुख्यमंत्री को लेकर देख रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को संबंधित जो संविधान में हमारे उल्लेख हैं उसके बारे में बहुत सारे तथ्यों को देख लेते हैं। मुख्यमंत्री का जो संबंधित अनुच्छेद है, मुख्यमंत्री से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 163 में है। अनुच्छेद 163 में किसमें है? अनुच्छेद 163 में है। आर्टिकल 163 में, आर्टिकल 163 में है, जिसमें राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए, राज्यपाल की सलाह, राज्यपाल को सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया है? मंत्रिपरिषद का। याद रखिएगा, मंत्रिमंडल सदस्य का उल्लेख नहीं है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। इसमें राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए, राज्यपाल को सहायता और सलाह के लिए क्या किया गया? मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 164 के अनुसार, अनुच्छेद 164 में राज्य का मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है, याद रखिएगा। ये लोग नियुक्त होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते हैं, नियुक्त होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? 164 के तहत करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? 164 के तहत करता है। जबकि जो मंत्रिपरिषद का संबंधित प्रावधान है वो अनुच्छेद 163 में, किसमें है? अनुच्छेद 163 में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अनुच्छेद 163 क्या है? सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। जबकि 164 में क्या है? राज्य का मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में बारे में है। यानी राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पे करता है। किसकी सिफारिश पे करता है? मुख्यमंत्री की सिफारिश पे करता है। बढ़ते हैं आगे। 165 में क्या है? 165 में है राज्य के महाधिवक्ता। राज्य के महाधिवक्ता हैं। 165 में क्या है? राज्य के महाधिवक्ता हैं, ठीक है, एडवोकेट जनरल होते हैं, ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता, ठीक, महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता होते हैं 165 में। राज्य के महाधिवक्ता होते हैं 165 में। राज्य के महाधिवक्ता होते हैं किसमें? 165 में, ठीक है। तो दोस्तों अनुच्छेद 163, 164 मुख्यमंत्री से संबंधित है। और फिर विधानसभा की संरचना से संबंधित, यानी जो विधानसभाएं हम देख रहे हैं, उड़ीसा में विधानसभा सदस्य सीटों की संख्या 147 है और आंध्र प्रदेश में 175 है, उत्तर प्रदेश में 403 है, और फिर
सिक्किम में 32 है, सिक्किम के जो मुख्यमंत्री बने प्रेम सिंह तमांग बने हैं, ठीक है। और इसी प्रकार अन्य राज्यों की जो सीट संख्या है वो निर्धारित की ही गई है, आपको पता ही होगा। हम लोग एक वीडियो में इसको देख लेंगे कोड के माध्यम से। तो देखते हैं कि विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना, ठीक है। विधानसभा की संरचना किसमें है? अनुच्छेद 170 में है। किसमें है? अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना। आर्टिकल 170 में क्या है? विधानसभा की संरचना है। विधानसभा की क्या है? संरचना है, ठीक है। आर्टिकल 170 में क्या है? विधानसभा की संरचना है। और 171 में क्या है? विधान परिषद है। 171 में क्या है? विधान परिषद है। 171 में क्या है? 171 में क्या है? विधान परिषद की संरचना है। विधान परिषद की संरचना, ठीक है। याद रखिएगा, विधान परिषद की संरचना किसमें है? 171 में है। और 170 में क्या है? विधानसभा की संरचना। किसकी संरचना है? विधानसभा की संरचना। लेकिन विधान परिषद गठन होगा या नहीं होगा, उसके लिए आर्टिकल 169 है। कौन सा है? आर्टिकल 169। विधान परिषद का गठन होगा या नहीं होगा, उसके लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 169 शामिल किया गया। कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है? 169 शामिल किया गया है। अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य अगर अपने बहुमत, पूर्ण बहुमत के द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित करता है कि हमारे राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाए, हमारे राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाए, तो संसद इस पे निर्णय लेगी। कौन लेगा इस पे निर्णय? संसद निर्णय लेगी कि उस राज्य में विधान परिषद का गठन होगा या नहीं होगा। उस राज्य में विधान परिषद का गठन होगा या नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। भारत के केवल कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है। इसे हम लोग कोड के माध्यम से याद रख लें। AMBUKT, अम्बुक टी। विधान परिषद किन किन राज्यों में है? तो अम्बुक टी में है। किसमें है? अम्बुक टी में है। यानी ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ए से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एम से हो जाएगा महाराष्ट्र। एम से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। एम से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। बी से क्या हो जाएगा? बिहार। बी से क्या हो जाएगा? बिहार। यू से हो जाएगा यूपी। यू से क्या हो जाएगा? यूपी। के से क्या हो जाएगा? कर्नाटक। के से क्या हो जाएगा? कर्नाटक। टी से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। टी से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। टी से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। याद रखिएगा कोड अम्बुक टी, अम्बुक टी, ठीक है। अम्बुक टी। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में विधान परिषदें हैं। कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी, लेकिन 2019 का जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटवारा कर दिया गया, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश आए। उस केंद्र शासित प्रदेश में अभी न तो विधानसभा है, न ही विधान परिषद है। हाँ, यद्यपि यह प्रावधान किया गया है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में कि जम्मू कश्मीर जो होगा वो विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश भारत में 3 है। भारत में 3 हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर जो 2019 के अधिनियम से आ रहा है, इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी ये दोनों भी विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको पता ही होगा दिल्ली में विधानसभा में 70 सीटें हैं और जबकि पांडिचेरी में 30 है। पांडिचेरी में कितनी है? 30 सीटें। पांडिचेरी में कितनी सीटें हैं? 30 सीटें हैं, ठीक है। तो विधानसभा हो गया। विधान सभा के बारे में बता दिया, विधान परिषद के बारे में बता दिया, ठीक है। विधान परिषद की संरचना के बारे में बता दिया। अनुच्छेद 172 क्या कहता है? तो आर्टिकल 172 में विधानसभा की अवधि है। किसकी है? विधानसभा की अवधि है। किसकी है? विधानमंडलों की अवधि के बारे में किया गया है। अनुच्छेद 72 में विधानमंडलों की अवधि के बारे में किया गया। विधानमंडलों की अवधि के बारे में, विधानमंडलों की अवधि के बारे में प्रावधान है। विधानमंडलों की अवधि के बारे में प्रावधान किया गया अनुच्छेद 172 में। विधानमंडलों की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है? 5 वर्ष होती है। जबकि विधानमंडल के सदस्य के लिए अर्हता जो बनाई गई है, अर्हता, विधानमंडल के सदस्य के लिए अर्हता, सदस्य अर्हता से संबंधित जो संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 173, सदस्य की अर्हता से संबंधित जो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 173 है, ठीक है। अनुच्छेद 173 है। और जो अभी जैसे मान लीजिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तो उसके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में जो नई विधानसभा का गठन हो रहा है, तो विधानसभा के गठन होने से पहले उसका विघटन होगा और विघटन से संबंधित जो अनुच्छेद है 174 है। 174 में क्या है? 17 व विघटन है। 17 व विघटन है। क्या है? विघटन है। यानी विधानसभाओं का जो विघटन किया जा रहा है अनुच्छेद 174 के तहत किया जा रहा है। किसके तहत किया जा रहा है? अनुच्छेद 174 के तहत किया जा रहा है। 17 व विघटन, 17 व विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जा रहा है? अनुच्छेद 174 के तहत किया जा रहा है। जबकि 175 में है कि राज्यपाल सूचना भेज सकता है। सूचना भेजने का अधिकार, राज्यपाल सूचना
भेज सकता है, ठीक है, सूचना भेजने का अधिकार है, ठीक है, भेज सकता है, ठीक, भेज सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 175 में क्या है, राज्यपाल सूचना भेज सकता है। और फिर 176 में है राज्यपाल का विशेष अधिभाषण। अनुच्छेद 176 में क्या है, 176 में क्या है, राज्यपाल का विशेष अधिभाषण, राज्यपाल का विशेष अधिभाषण, विशेष अधिभाषण, ठीक है, अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, ठीक, विशेष अभिभाषण होता है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है, ठीक। और अनुच्छेद 177 में क्या है कि महाधिवक्ता जो होता है वो, अनुच्छेद 177 में क्या है, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है और जो मंत्री होते हैं उनके अधिकार क्या है, महाधिवक्ता और मंत्रियों के अधिकार, मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार, मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। जी हाँ दोस्तों, इन अनुच्छेदों को जरूर आप लोग नोट करिएगा अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में, जो कि बहुत आसानी से आपको बता दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा अब मंत्रिपरिषद के संबंध में कुछ देख लेते हैं प्रावधान। मंत्रिपरिषद के संबंध में तो कुछ और भी प्रावधान क्या क्या हैं, तो मंत्रिपरिषद के संबंध में जो अन्य प्रावधान है कि अनुच्छेद 164 में ही उल्लिखित किया गया है, अनुच्छेद 164 में ही क्या उल्लिखित किया गया है, अनुच्छेद 164 में उल्लिखित किया गया है कि, अनुच्छेद 164 में उल्लिखित किया गया है कि किसी राज्य में अधिकतम मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होगी और मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या कितनी होगी। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है, 15% की गई। कितनी प्रतिशत की गई है, 15% की गई है। ये संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया था। कब किया गया था, 91वें संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में किया गया था। कब किया गया था, 2003 में किया गया था। अधिकतम जो है 15% हो सकता है, यानी किसी राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या मान लीजिए 500 है, तो 500 का 15% आप निकाल दीजिए, तो 500 का 15% यानी उस राज्य में टोटल कुल 75 मंत्री से अधिक नहीं हो सकते। उस राज्य में 75 मंत्री से अधिक नहीं हो सकते हैं, किंतु अधिकतम जो मंत्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे मंत्री पद। और फिर इसके अलावा न्यूनतम सदस्य संख्या मंत्रिपरिषद की कितनी है, न्यूनतम वो है 12। न्यूनतम कितनी है, 12 सदस्य। न्यूनतम कितने होंगे, 12 होंगे। न्यूनतम कितने होंगे, 12 होंगे। न्यूनतम कितने होंगे, 12 होंगे। लेकिन न्यूनतम कितने होंगे, 12 होंगे। कुछ विशेष राज्यों में जैसे दिल्ली है, वहां पे 10 कर दिया गया। दिल्ली में क्या होंगे, 12 होंगे। दिल्ली में 10 कर दिया गया। दिल्ली में क्या कर दिया गया, 10 कर दिया गया, ठीक है। तो न्यूनतम 12 सदस्य हो सकते हैं, 15% हो सकते हैं। अधिकतम कितने प्रतिशत होते हैं, 15 हो सकते हैं। और ये जो सदस्य निर्धारित किया गया, क्राइटेरिया वो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया। इसी संविधान संशोधन में विशेष राज्यों के लिए, जैसे ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, अनुसूचित जातियों के विशेष, अनुसूचित जातियों को विशेष ध्यान रखते हुए आप अनुसूचित श्रेणी के मुख्यमंत्री की करने की सिफारिश की। अनुसूचित श्रेणी के मुख्यमंत्री की करने की सिफारिश है इसी संविधान के अध्ययन में। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। अफीम उत्पादक देश है म्यांमार। क्या है, म्यांमार। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन सा है, म्यांमार। यहाँ तो म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिटा। म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिटा। म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिटा है। म्यांमार किस पे आता है, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल पे आता है। तो म्यांमार गोल्डन ट्रायंगल पे आता है। किस पे आता है, गोल्डन ट्रायंगल पे आता है। किस पे आता है, गोल्डन ट्रायंगल पे आता है। गोल्डन ट्रायंगल पे है म्यांमार में। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड ये गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। जबकि गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन आता है, गोल्डन क्रिसेंट यानी स्वर्णिम अर्धचंद्र जिसे बोलते हैं, स्वर्णिम अर्धचंद्र में कौन आते हैं, इसमें आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। पाकिस्तान, PAI, पाई याद रखिएगा, इसका कोड है म्याला था। और इसका क्या है, PAI, पाई
गोल्डन ट्रायंगल में क्या आता है? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, और गोल्डन क्रिसेंट में आता है स्वर्णिम मध्य में आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। और ये अफीम उत्पादक हथियारों के अवैध तस्करी के लिए जाने जाने वाले देश है। अफीम उत्पादक और हथियारों के अवैध के लिए जाने जाने वाले देश है। ठीक है, बोला गोल्डन क्रिसेंट। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री न्यू होम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किससे सम्मानित किया गया था? ये सविता लोडगे हैं। कौन है? सविता लोडगे। कौन है? सविता लोडगे। कौन है? सविता लोडगे हैं। इन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री न्यू होम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये शिक्षा क्षेत्र में पुरस्कार किस दिया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। इस क्षेत्र में जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। और फिर है गेलेफू, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। अगला प्रश्न है गेलेफू विशेष प्रशासन का संबंध किससे है? गेलेफू विशेष प्रशासन क्षेत्र का संबंध है भूटान से। किस देश से है? भूटान से है। किस देश से है? भूटान, जिसकी राजधानी है भूटान, जिसकी राजधानी है थिम्पू। भूटान में भारत के संकोच, ताला, चूखा, मंगदेछू, संकोच, ताला, मंगदेछू। ठीक है, संताचुमा, हमें पाखा, हमें पाखा, ये कोड याद रखिए। तो भूटान में भारत के द्वारा संचालित जल विद्युत योजना। कौन सी परियोजना है? जल विद्युत परियोजना है संताचुमा हमेफा। रखिएगा संकोच, ताला, चूखा, मंगदेछू, हमेफाका का कोड हम कल रिकॉर्ड कर देंगे। हमेफाका का कोड कंफ्यूजन है, सबको नहीं बताएंगे। संताचुमा, हमेफा, संकोच, ताला, चूखा, मंगदेछू, ये चार जो हैं ये तो पूछता है। भारत के द्वारा संचालित भूटान में प्रोजेक्ट है संताचुमा हमेफाका है। और फिर भूटान ऐसी खुशहाली सूचकांक पे नंबर 1 पे है। अपना खुशहाली सूचकांक खुशहाल लोगों की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में हमने अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जाने वाले 10 प्रश्नों को देखा। उसके साथ साथ में आपको 50 अधिक प्रश्नों को भी तैयार कराने का मेरा प्रयास था। उस समय कहते हैं कि ये सारे जो हमने तथ्य आपको उपलब्ध कराए हैं ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण ही नहीं लाभकारी भी सिद्ध होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चैनल को आगे बढ़ाइए और लीड और प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए, जिससे कि आप सफल होइए। थैंक यू, धन्यवाद। कल एक बार फिर नए वीडियो में